Hello everyone, myself Dr. Noor Fatma. Today I will teach you erythropoiesis. एरिथ्रोपोइसिस जो है ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं और वो एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज को ही कहते हैं। यानी अगर हम ब्लड पा रहे हैं तो उसके अंदर आरबीसी सबसे मेन जो है ब्लड के कंपोनेंट हैं, ब्लड सेल्स हैं, तो उनके अंदर उन्हीं को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और अब वो बनते किस तरह से, हमने इन सब चीज़ों को देखना है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं एरिथ्रोपोइसिस से कि एरिथ्रोपोइसिस ही क्या चीज़ है। एरिथ्रोपोइसिस क्या है? ये प्रोसेस है जिसके अंदर ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन होती है किसकी? एरिथ्रोसाइट्स की। एरिथ्रोसाइट्स क्या है? ये भी आरबीसीज ही हैं, रेड ब्लड सेल्स को ही कहते हैं। यही जो है फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं रेड ब्लड सेल्स बनने में। अच्छा, अब साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस के अंदर हम देखें तो दो किस्म की होंगी, फीटल टाइप में और न्यूबॉर्न बेबी, चिल्ड्रन और अडल्ट्स वगैरह इनमें। तो यानी आज की वीडियो में हम लोग एरिथ्रोसाइट्स जो है ना, साइट्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस को देखेंगे। उसके बाद स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं और उसके साथ साथ चेंजेस क्या आते हैं जब एरिथ्रोपोइसिस हो रही होती है, जब रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बन रहे होते हैं। तो बिल्कुल जो है एक इमेच्योर, एक इनिशियल स्टेज से लेके एक मैच्योर स्टेज तक वो कैसे जाते हैं, किस किस्म के चेंजेस उस टाइम उनमें आते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस से। तो हमें पता है कि दो हैं, एक फीटल है और एक वो जो न्यूबॉर्न चिल्ड्रन और अडल्ट्स में होती है। फीटल को आगे फर्दर लाइफ को सब डिवाइड किया गया हुआ है 3 स्टेजेस में। मेसोब्लास्टिक स्टेज के अंदर, हेपेटिक स्टेज के अंदर और माइलोइड स्टेज के अंदर। अब मेसोब्लास्टिक स्टेज के अंदर क्या होता है कि पहले फर्स्ट 2 मंथ जो होते हैं ना इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, यानी फीटल है ना, इन मदर ये सब चल रहा है। तो फर्स्ट 2 मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर ये जो है ये स्टेज एग्जिस्ट करेगी, मेसोब्लास्टिक स्टेज। इसके अंदर क्या होगा, आरबीसी जो है मेसेनकाइम ऑफ यॉर्क सैक से जो है ना प्रोड्यूस होंगे। ठीक हो गया। अब आफ्टर 2 मंथ्स क्या होगा, स्टेज चेंज हो जाएगी, मेसोब्लास्टिक से वो हिपैटिक स्टेज में चल जाएगी। पहले तो मेसेनकाइम ऑफ यॉर्क सेल थे इन्वॉल्व, अब क्या होगा, अभी 3rd मंथ से स्टार्ट होगी ये स्टेज। और इसके अंदर क्या होगा, लीवर, मेजरली लीवर होगा और उसके बाद स्प्लीन और लिम्फोइड ऑर्गन्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे एरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस में, यानी एरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो फॉर्म होंगे, ये ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, अब माइलोइड स्टेज जो है 3rd स्टेज थी। इसके अंदर क्या होगा कि लास्ट 3 मंथ जो है इंट्रायूट्रल लाइफ के, उनके अंदर ये एग्जिस्ट करेगी, ये स्टेज होगी। इसके अंदर क्या होगा कि रेड बोन मैरो और लीवर जो है वो इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। ये यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो फॉर्म होंगे। अब हम देखेंगे फ्यूचर में, तो देख लिया कि 3 किस्म की स्टेजेस हो रही थी, मेसोब्लास्टिक थी, हेपेटिक थी, माइलोइड थी। ये फर्स्ट 2 मंथ में थी, 3rd और ये लास्ट 3 मंथ में चल रही थी, जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स और सेल इन्वॉल्व है। अब क्या होगा, अब न्यू बॉर्न्स बेबीज़ में, चिल्ड्रंस में और एडल्ट में आरबीसीज किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इनके अंदर, अब वो तो इंट्रायूटरल लाइफ के अंदर होते हैं, फीटल थी। अब बेबीज़ में और चिल्ड्रंस और एडल्ट्स वगैरह में किस तरह से आरबीसीज प्रोड्यूस होंगे, तो इन सब में आरबीसीज जो है ना वो रेड बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं, यानी रेड बोन मैरो सेल्स जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं आरबीसीज को। तो क्या होगा कि 20 ईयर्स यानी 20 साल तक जो है ना आरबीसी सारी बोन्स, जितनी भी हमारी बोन्स हैं बोन मैरो की, वो सब की सब, आल बोन्स ऑफ बोन मैरो जो हैं वो सब की सब जो है वो बनाएंगी आरबीसीज को, जिसके अंदर लॉन्ग बोन्स भी आएंगी, फ्लैट बोन्स भी होंगी। अच्छा, ये सब बोन्स जो हैं ये बना रही हैं आरबीसीज को। लेकिन जैसे ही एज 20 क्रॉस करगी, आफ्टर 20 ईयर्स के बाद क्या होगा कि जो मेम्ब्रेनस बोन्स होंगी ना वो बनाएंगी आरबीसीज। अब वो मेम्ब्रेनस बोन कौन कौन सी हैं? वर्टिब्रा है, स्टर्नम है, रिब्स है, स्कैपुला है, इलियक बोन है, स्कल बोन है और उसके बाद एंड ऑफ लॉन्ग बोन है। ये सब बोन्स इन्वॉल्व होंगी, ये बनाएंगी। आफ्टर 20 ईयर्स में क्या होता है कि जो शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन होती है ना वो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब वो होती क्यों है? 2 रीज़न होते हैं, एक फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, दूसरी बात ये कि एरिथ्रोपोइटिक फंक्शन लॉस करने लग जाते हैं। लॉस ऑफ एरिथ्रोपोइटिक फंक्शन और फैट डिपोजिशन की वजह से येलो बोन मैरो यानी कि जो शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन्स होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं येलो बोन मैरो में। अब हम बात करते हैं एडल्ट की। एडल्ट के अंदर जो है वो लीवर और स्प्लीन, मेजरली ये ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे और बोन जो है ये इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर बनाने में, एरिथ्रोसाइट्स बनाने में। जो बोन मैरो है ना वो इक्वल साइज होगा, यानी कि लीवर के वेट और साइज सेम बोन मैरो का और लीवर का सेम ही होगा, यानी कि इक्वल इन साइज एंड वेट टू लीवर होगी जो बोन मैरो।
वो होती है, और लीवर की तरह ही ये एक्टिव होती है। और 27% ऑफ बोन मैरो जो होती है ना ल्यूकोसाइट्स बना रही होती है, और 25% जो प्रोड्यूस करती है वो होता है इरिथ्रोसाइट। यानी ज़्यादा वो क्या बना रही है, ल्यूकोसाइट्स। हम ल्यूकोसाइट्स को देखेंगे, ये WBCs जो है वो उसके अंदर ये उसकी कंपोनेंट्स हैं, और इरिथ्रोसाइट्स 25% बना रही है बोन मैरो। तो एडल्ट स्टेज में जाते ही लीवर और स्प्लीन होंगे, बोन मैरो उस टाइम नहीं होगी। उस टाइम लीवर और स्प्लीन ज़्यादा मेजरली जो है टेक पार्ट करेंगे इसके अंदर। बाकी जो ये 2 स्टेज इसके अंदर बोन मैरो है, और अब यहाँ पे कंपैरिजन में बात की गई है कि बोन मैरो जो है इक्वल ही साइज़ और वेट में होती है लीवर के, और एक्टिव भी उसकी तरह ही होती है। अब हम स्टेजेस की बात करते हैं। इरिथ्रोपोइसिस में स्टेजेस कौन कौन सी आती हैं, तो 3 स्टेजेस होती हैं इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस के अंदर। पहली स्टेज होती है ना, उसको अनकॉमिटेड प्लोरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल कहते हैं। अनकॉमिटेड है, ये प्रिमिटिव सेल्स ऑफ बोन मैरो के हैं। इसके अंदर पहले ही बोन मैरो सेल्स इन्वॉल्व होंगे, इस स्टेज के अंदर बोन मैरो सेल्स होंगे इसके अंदर। अच्छा, ये अनकॉमिटेड है। अब सेकंड स्टेज के अंदर, सेकंड स्टेज होती है कॉमिटेड प्लोरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। इसके अंदर क्या होगा, ये डिफ्रेंशिएट कर देंगे। वहाँ पे तो प्रिमिटिव ऑफ बोन मैरो सेल्स से ना वो फर्स्ट ही इन्वॉल्व थे, यहाँ पे क्या होगा, डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे वही सेल्स लिम्फोइड स्टेम सेल्स में, और वो लिम्फोइड सेल्स जो हैं आगे फर्दर वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिम्फोसाइट्स के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे क्लोनिक फॉर्मिंग यूनिट भी इन्वॉल्व होंगे। ये सब होंगे RBCs की फॉर्मेशन के अंदर, इरिथ्रोपोइसिस के अंदर। अब क्या होगा, थर्ड स्टेज के अंदर क्लोनिंग फॉर्मिंग जो यूनिट्स है ना वो आगे 3 स्टेज में सब डिवाइड हो जाएंगे। वो 3 स्टेजेस कौन कौन सी होंगी, पहली वाली जो है क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट के अंदर RBCs बनेंगे। सेकंड वाली स्टेज में जाते ही क्लोनिक फॉर्मिंग यूनिट की वहाँ पे ग्रैनुलोसाइट्स बनना शुरू होंगे। अब ग्रैनुलोसाइट्स कौन कौन से हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और यूसोनोफिल्स, ये बनना शुरू हो जाएंगे। साथ साथ मोनोफिल्स बनेंगे। ये हम WBCs में पढ़ेंगे, ये WBCs कंपोनेंट है, वाइट ब्लड सेल्स के कंपोनेंट है ये सारे ग्रैनुलोसाइट्स जो है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स वगैरह। मोनोसाइट्स जो है ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते साइटोप्लाज्म के अंदर, इनमें ग्रैन्यूल्स होते हैं ये बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स के अंदर। थर्ड में क्या होगा, थर्ड क्लोनिक फॉर्मिंग यूनिट के अंदर, स्टेज के अंदर जाके क्या होगा, प्लेटलेट्स फॉर्म करने लग जाएंगे। ये चीज़ हो गई, स्टेजेस को हम लोगों ने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे चेंजेस क्या क्या आते हैं, यानी चेंजेस ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस, यानी इरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस हो रहा है तो उसमें चेंजेस क्या आएंगे। अच्छा, अब क्लोनिक फॉर्मिंग यूनिट तो हो गया इरिथ्रोसाइट्स का, वो क्या करेंगे, वो सेल्स बनाएंगे, इनको हम प्रो इरिथ्रोब्लास्ट कहेंगे। जो है ना क्लोनिक फॉर्मिंग यूनिट्स, वो और सेल्स बनाना शुरू करेंगे जिनको हम कहेंगे प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। उनका डायमीटर भी लार्ज होगा, वो 20 ऐसा ऐसा सेल का डायमीटर, मतलब इनका जो है ना डायमीटर भी डिक्रीज होगा। हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे किस तरह से चेंजेस आएंगे, किस तरह से चेंज होगा। डायमीटर इनका पहले 20 माइक्रोमीटर होगा। न्यूक्लियस लार्ज ही है, ऑक्यूपाई करेगा सेल को कम्प्लीटली, सेल को ऑक्यूपाई किया होगा, और इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होगी। बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, अभी हीमोग्लोबिन नहीं सेल में एग्जिस्ट कर रही। साइटोप्लाज्म क्या होगा, बेसोफिलिक होगा, बेसिक करेक्टरिस्टिक का होगा साइटोप्लाज्म। अब ये प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो है मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर। अब अर्ली नॉर्मोब्लास्ट क्या होगा, इनका साइज जो है ना, साइज इसका प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से कम होना शुरू हो जाएगा। डायमीटर इसका 20 था तो इसका कितना हो जाएगा, 15 माइक्रोमीटर में हो जाएगा, इसका माइक्रो में हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो गया, न्यूक्लियस जो है वो उस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियाई है ना, ये डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियाई डिसअपेयर हो जाएगी, और साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक ही रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता साइटोप्लाज्म की पीएच भी चेंज होगी। अब अर्ली नॉर्मोब्लास्ट जो था वो अपनी नेक्स्ट स्टेज में चल जाएगा। वो कौन सी स्टेज होगी, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, यानी क्लोनिक फॉर्मिंग यूनिट बने, वहाँ से सेल जो है फर्दर डिवाइड हुए, चेंज हुए, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट बन गया, उसके अपने करेक्टरिस्टिक्स से उसका न्यूक्लियस वगैरह डायमीटर सब इंक्रीज था, लार्ज था। फिर इसके साथ वो जब मज़ीद उसकी डिवीजन हुई, मल्टीप्लिकेशन हुई, तो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। उसमें साइज़ रिड्यूस थोड़ा सा होना शुरू हो गया, स्मॉल हो गया। उससे आगे जब वो अपने आप को उसने कन्वर्ट किया, नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव किया, तो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट बन गया। वो और ज़्यादा उसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और उसका कहाँ तक डायमीटर पहुँच जाएगा, 10 से 20 माइक्रो तक। उसके साथ साथ जो न्यूक्लियस है वो अभी भी प्रेजेंट, न्यूक्लियस डिसअपेयर नहीं हुआ। एच भी जो है अब उसकी पेयरेंस स्टार्ट हो जाएगी। पहले एच भी नहीं थी, अब हीमोग्लोबिन जो है वो भी अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। साइटोप्लाज्म की अब एसिडिक और बेसिक दोनों करेक्टर्स होंगे। अब दोनों करेक्टर कैसे कैसे आगे, बेसोफिलिक तो वो पहले ही था, अब एच भी आगे, तो एच बी की वजह से थोड़ी सी एसिडिक
करेक्टरिस्टिक्स भी आ जाएंगे। तो इस टाइम पे ये दोनों इसके अंदर होगा, एसिडिक भी ये स्टेन देगा और बेसिक भी देगा। अब उसके बाद मज़ीद चेंजेस आएंगे, वो अर्ली इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्टिक इसमें चल जाएगा, लेट नॉर्मोब्लास्ट में फाइनलाइज स्टेज की तरफ जाने लगा है, अब सेल मैच्योरेशन की तरफ जाएगा। लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होगा, साइज फर्दर डिक्रीज हो जाएगा, जिसमें इसका डायमीटर 8 से 10 माइक्रो के अंदर चल जाएगा। न्यूक्लियस जो है वो स्मॉल हो जाएगा और कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस क्यों होगा, क्रोमेटिन फैक्टर्स की वजह से। क्रोमेटिन फैक्टर्स जो है वो इसको जो है कंडेंस कर देंगे और फर्दर जो इसका साइज है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। एच बी लेवल अब इंक्रीज होगा, वहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो गई थी, अब यहाँ पे उसका एच बी लेवल बढ़ना शुरू हो गया और ज़्यादा एसिडोफिलिक हो जाएगा। उसके बाद अब लास्ट स्टेज जो होती है ना, फाइनल स्टेज ऑफ लेट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर, वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस बिल्कुल डिसअपेयर हो जाता है। अब जो न्यूक्लियस के बिल्कुल डिसअपेयर होने का प्रोसेस होता है ना, उसको हम कहते हैं पाइक्नोसिस। तो इसे हम पाइक्नोसिस कहेंगे। स्टेज पे आके जब न्यूक्लियस डिसअपेयर होने लग जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, पाइक्नोसिस। अब नेट फाइनल स्टेज के अंदर चल जाएंगे हम। फाइनल स्टेज तो होगी, उसके बाद अब लेट नॉर्मोब्लास्ट जो है अब वो नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाएगा, उसको हम कहेंगे रेटिकुलोसाइट्स। मजीद अभी कहाँ जा रहा है, रेटिकुलोसाइट्स, मतलब कि और डेवलप हो रहे हैं ये लेट नॉर्मोब्लास्ट और वो क्या बन रहे हैं, रेटिकुलोसाइट्स। ये इमेच्योर आरबीसीज होते हैं, लिखा भी है ये इमेच्योर आरबीसीज हैं और ये स्लाइटली लार्जर। इमेच्योर है तो स्लाइटली इनका जो है ना सेल वो लार्ज होगा, आरबीसीज जो स्लाइटली लार्जर देन आरबीसीज होते हैं रेटिकुलोसाइट्स, ये इमेच्योर होते हैं। इसमें क्या होगा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर ऑर्गेनेलिस के रेमिनेंट्स होंगे, बेसोफिलिक्स होगा। बेसोफिलिक क्यों है, क्योंकि गोल्जी ऑपरेटस प्रेजेंट है इसके अंदर, इसकी वजह से ये क्या है, बेसोफिलिक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है इरिथ्रोपोइसिस को, इरिथ्रोपोइसिस क्या है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस देखी, जिसके अंदर हमने फीटल लाइफ को देखा, हमने न्यूबॉर्न्स में, बेबीज में, चिल्ड्रंस में, एडल्ट्स में हमने देखा कि किस तरह से वो जो है कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं जो इरिथ्रोपोइसिस को कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि स्टेजेस हो कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं इरिथ्रोपोइसिस के अंदर, जिसके अंदर हमने पढ़ा फर्स्ट स्टेज, सेकंड और थर्ड स्टेज को हमने देखा। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा चेंजेस किस तरह से आ रहे हैं। अब यहाँ से जो है वो इरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस जो है वो सब कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और इस तरह से हमारा ब्लड का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना, अल्लाह हाफिज़।